नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले 13-14 सालों से सत्ता में हैं। आपको याद होगा 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने के बाद सीपीएम पूरी तरह अनपॉपुलर हो गई थी। उसकी कई वजहें थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद सीपीएम के कैडर्स में, उसके कार्यकर्ताओं में अहंकार आ गया था। उसके कार्यकर्ता अपने आप को अजेय समझने लगे थे, इनविंसिबल, जैसे उनको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जनता सीपीएम कार्यकर्ताओं के उस रवैये से बिल्कुल परेशान हो गई थी। सीपीएम के कार्यकर्ताओं को उस हद तक पहुंचने में 3 दशक से भी ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहाँ की जनता में 13-14 सालों के बाद ही ममता बनर्जी की सरकार को लेकर वही नाराज़गी है जो सीपीएम की सरकार को लेकर के हुआ करता था 2011 में। अगर पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों को माने तो ममता बनर्जी तेजी से अनपॉपुलर होती जा रही हैं। सवाल यह है कि उसकी वजह क्या है। बंगाल के लोगों से अगर आप बात करें तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम 4 ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी और उनकी लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है। जो सबसे बड़ी वजह है जो वहाँ के लोग आपको बताएंगे वो है ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम ये हुआ है कि वहाँ पे एक हिंदू अवेकनिंग भी, हिंदू जागरण भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। अब आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो अभी के हिसाब से एक अनुमान के मुताबिक अब बढ़ के 30% से ऊपर हो गई है। अभी जो जनगणना होगी उसमें फाइनल फिगर्स आएंगे, लेकिन लगभग 30% से ज़्यादा उनकी संख्या हो गई है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पहले सीपीएम के वक्त में भी मुस्लिम तुष्टीकरण तो हुआ ही करता था, लेकिन ममता बनर्जी ने तो इसे जैसे अपनी मेन पॉलिसी बना ली है। मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रख करके ही वो हर निर्णय लेती हैं। हिंदुओं को दबाना, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का एक तरह से ध्यान नहीं रखना, उसकी कद्र नहीं करना, यह ममता बनर्जी की मुख्य पहचान बन गई है। यहाँ तक कि उनको जय श्री राम जैसे नारों से भी नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनके सामने या उनके आसपास कोई जय श्री राम का भी नारा लगाए, लेकिन ये चीज़ मुस्लिम नारों के लिए वो बिल्कुल हमेशा ओपन रहती हैं। उनको मुस्लिम नारों से कोई तकलीफ नहीं होती। ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल की जनता बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। और ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ममता बनर्जी के ऊपर ये मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। अब पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल खुल के कहते हैं कि वो जो कहेंगे वही ममता बनर्जी को सुनना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी अगर आज सत्ता में है तो वो उनकी वजह से है, वो कोई हिंदुओं की वजह से नहीं है। और ये जो अप्रोच है वहाँ के मुसलमानों का, वो आपको याद दिलाएगा डायरेक्ट एक्शन डे का। और जो नोआखली में जो कुछ हुआ था, ये बिल्कुल वही अप्रोच है, वही मानसिकता है जो वहाँ के मुसलमानों में इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। और ममता बनर्जी को इससे कोई परहेज़ नहीं है। ममता बनर्जी बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अगर मुसलमान उनको इतनी बड़ी संख्या में वोट देते हैं तो वो उनकी बात सुनेंगी। वो कहती हैं ना, उन्होंने एक टर्म भी यूज किया था कि जो दूध देने वाली गाय होती है अगर वो लात भी मारे तो उसको बर्दाश्त करना होता है। सोचिए किस तरह की बात वो करती हैं। और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो भी दंगे होते हैं, जो जिनमें मुस्लिम बढ़ चढ़ के वो हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए, वहाँ आप जा करके देख लीजिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये दंगे हो गए, हिंदुओं के साथ जो होना था सो हुआ। लेकिन इससे वहाँ के मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ की सरकार बिल्कुल उनके पीछे खड़ी है। तो वहाँ की जो जनता है, खास करके हिंदू जनता है, वो इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह से एक पक्षीय व्यवहार वहाँ पे ममता बनर्जी कर रही हैं। और उनको दुख ये होता है कि ममता बनर्जी स्वयं एक हिंदू हैं, फिर भी वो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे इस जुल्म को चुपचाप देख रही हैं। और जो ये जुल्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है ममता बनर्जी की, वो उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। वहाँ की जनता में एक आक्रोश है और ये धीरे धीरे ममता बनर्जी के लिए पतन का कारण बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये चीज़ ममता बनर्जी के लिए बहुत महंगी साबित होगी। जो दूसरी वजह है ममता बनर्जी की अनपॉपुलैरिटी का, वो है परिवारवाद का आरोप। आपको पता है कि
तृणमूल कांग्रेस में उनकी जो पार्टी है उसमें परिवारवाद के आरोप बड़ी तेज़ी से लग रहे हैं। खास करके अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, उनको जिस तरह से वो प्रमोट कर रही हैं पार्टी में, वो कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तृणमूल कांग्रेस भी उन्हीं पार्टियों की तरह बनती जा रही है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव का परिवार है, उसमें समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, और कांग्रेस में तो गांधी डायनास्टी है ही। उसके अलावा भी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे आप तमिलनाडु में देख लीजिए डीएमके है, उसमें पूरी तरह से करुणानिधि का परिवार है। मतलब आप नाम ले लीजिए जो भी क्षेत्रीय पार्टी है। टीआरएस देख लीजिए आप तेलंगाना में, केटीआर की जो फैमिली है पूरी तरह से उसमें उसका वहाँ पे वर्चस्व है। वही हाल तृणमूल कांग्रेस का हो गया है पश्चिम बंगाल में। तो ये जो नेपोटिज्म है, अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, उसको भी जनता वहाँ पर पसंद नहीं कर रही है। किसी भी राज्य की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि आप इस तरह से एक डेमोक्रेसी में इस तरह के नेपोटिज्म को, परिवारवाद को आप बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा नेपोटिज्म के साथ साथ ये जो सिकोफेंसी है, जो चमचागिरी है, ये ममता बनर्जी, आप देखिए वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, कल्याण बनर्जी हों, सौगत रॉय हों, ये सब भी जिस तरह से मतलब ममता बनर्जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। आंख बंद करके जो ममता बनर्जी कहती हैं उसी चीज़ को ये फॉलो करते हैं। तो मतलब वहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में तो बचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचा। या आप महुआ मोइत्रा को देख लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी मुखर हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी के बारे में भी कुछ कह सकें। तो नेपोटिज्म, ये जो परिवारवाद है और ये जो चमचागिरी है, ये दूसरी ऐसी वजह है जो कि ममता बनर्जी के पतन का कारण बनेगा, ये बिल्कुल तय है। देखिए, तीसरी जो वजह है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल उसको ममता बनर्जी ने नज़रअंदाज किया है। अब देखिए कि टाटा ग्रुप को तो पहले ममता बनर्जी ने वहाँ से खदेड़ दिया। वो जो सिंगूर में जो वाकया हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त तो सीपीएम की ही सरकार थी, लेकिन जिस तरह से टाटा नैनो का जो वहाँ पे प्लांट था उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, ममता बनर्जी ने उसको बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया और बाद में टाटा को छोड़ के जाना ही पड़ गया वहाँ से। उसके बाद से पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं लगी है, और उसके लिए बहुत हद तक ममता बनर्जी जिम्मेवार है। अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो फिर बेरोजगारी तो वहाँ बढ़ेगी। ये सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे और मुसलमानों के सपोर्ट से, एक मुश्त वोट से आप कब तक चुनाव जीतेंगे? अगर वहाँ के यूथ में इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि आपने रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं आ नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है अभी हाल फिलहाल में, कि जो पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1993 की, उसको उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो नई पॉलिसी लेकर के आ रही हैं, लेकिन रोड मैप क्या है? ये ठीक है, उनका कहना है कि पुरानी पॉलिसी, हम नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है इंडस्ट्रीज में कि आपके यहाँ वो आ करके इन्वेस्ट करेंगे? आपकी पूरी नीति तो इंडस्ट्री के विरोध में है, इंडस्ट्री के विरोध में है। तो कहाँ से इंडस्ट्री लगेगी आपके राज्य में? और अगर इंडस्ट्री नहीं लग रही है तो जाहिर है वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और इसको लेकर के वहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश है। तो ये इंडस्ट्री को उन्होंने जिस तरह से इग्नोर किया है, ये भी ममता बनर्जी के लिए बहुत एक महंगी चीज़ साबित होगी, और इसकी वजह से वो उनका पतन जो है वो निश्चित रूप से होगा। अगर वहाँ के लोगों से आप बात करेंगे तो ये चीज़ निकल के सामने जरूर आती है। और चौथी जो चीज़ है वो वहाँ का जो कैडर है तृणमूल कांग्रेस का, उसकी जो गुंडागर्दी है। ये जो कैडर का जो रुख है तृणमूल कांग्रेस का, वो बिल्कुल आपको सीपीएम के कैडर की याद दिलाती है। मतलब सीपीएम सरकार के ज़माने में कोई भी आपका काम नहीं हो सकता था अगर आप कैडर के थ्रू वो काम नहीं करवाते हैं। मतलब जो कैडर है और सरकार है, उन दोनों के बीच की जो लाइन होती है ना, वो धूमिल हो गई थी। जो कैडर है वही सरकार है। तो अगर आपको जो फ्री का अनाज है या जो भी राशन सरकार आपको मुहैया करवाती है, तो अगर आपको वो लेना है तो आपको सीपीएम के कैडर के थ्रू ही वो मिल सकता है। अगर सीपीएम का कैडर नहीं चाहे तो आप अगर एलिजिबल हैं तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब हुआ क्या है कि जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, तो ये वही सीपीएम के लोग जो पहले सीपीएम के साथ हुआ करते थे, जो हुलीगन्स थे, जो इस तरह के एलिमेंट्स थे, जो गुंडा एलिमेंट्स थे, उन सबों ने क्या किया है, वो उधर से निकल करके तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। ज़्यादातर सीपीएम के इस तरह के लोग जो सीपीएम के ज़माने में गुंडागर्दी किया करते थे, वो सब तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं और फिर से उन्होंने वही परंपरा शुरू कर दी है। तो जिस तरह का व्यवहार सीपीएम के ज़माने में, सीपीएम सरकार के ज़माने में सीपीएम का कैडर किया करता था, उसी तरह का व्यवहार आज की तारीख में वहाँ तृणमूल का कैडर कर रहा है, और इसको भी जनता देख रही है। तो जनता ये सोच रही है कि जब हमने सीपीएम को हटाने में वक्त नहीं लगाया,
3 दशक तो रही वो, लेकिन जब ये चरम पे आ गया तो फिर जनता ने सीपीएम को सरकार से बाहर कर दिया। और ये 13-14 साल में ही जो टीएमसी का कैडर है वो वही हरकत कर रही है। तो इस हरकत की वजह से वहाँ के लोग बिल्कुल खार खाए हुए हैं, वो गुस्से में। अगले साल वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो आप देखिए कि इस चुनाव में इस बात की पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी फिर वापस सत्ता में नहीं आ सके। अगर यही हाल रहा, वैसे ममता बनर्जी बहुत फास्ट लर्नर है और कई बार ग्राउंड से जो उनको रिपोर्ट मिलती है उस पर एक्शन भी लेती हैं, खास करके अगर उनके पास प्रशांत किशोर जैसे एडवाइजर्स हो तो, जिस तरह से पिछली बार प्रशांत किशोर ने उनको बचाया था, तो ये संभव है। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं तो वो ये बता रही हैं कि वहाँ पर बदलाव की आहट साफ साफ सुनाई पड़ रही है। ये बदलाव की आहट वहाँ पर है, और अगर ममता बनर्जी समय रहते नहीं संभली और अपने कैडर पे उन्होंने रोक नहीं लगाई, और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण है अगर इसको उन्होंने नहीं सुधारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं बढ़ाया, और ये जो नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, चलिए वो तो मेरे ख्याल से एक ऑल इंडिया बीमारी बन चुकी है, उसका बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो चमचागिरी की परंपरा जो शुरू हो गई तृणमूल कांग्रेस में, अगर इन सारी चीज़ों पर रोक उन्होंने नहीं लगाया तो फिर उनका भी उसी तरह से पतन हो जाएगा जिस तरह से सीपीएम का हुआ। अपने ज़माने में सीपीएम भी बहुत मजबूत हुआ करती थी, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 2011 में ममता बनर्जी उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो वही बात है, ममता बनर्जी को आज की तारीख में लगता होगा कि उनको कोई नहीं उखाड़ सकता, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता में ये असंतोष बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता कि अगले साल होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी निश्चित रूप से वापसी करेंगी ही करेंगे। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर यही हाल जारी रहा तो ममता बनर्जी का पतन हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।